अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम खजूर पर बात करेंगे। खजूर की फ़सल हमारे यहाँ किस तरह होती है और फिर इसको हम बाज़ाब्ता भी काश्त करते हैं और बहुत सारी जगहों पे हमें ऐसे लगता है कि जैसे खुदरो खजूरें बन गई हों। तो वाकई ये खुदरो पौधा भी है। और फिर अगर जहाँ जहाँ ये काश्त हो रही है तो इसकी हम पैदावार कितनी हासिल कर रहे हैं, फिर इसको मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। हमें ये भी सुनने में आता है कि हमारे यहाँ खजूर की जो पैदावार है उसका बड़ा हिस्सा ज़ाय हो जाता है, मार्केट तक पहुँच नहीं पाता। दुनिया भर में खजूर के हवाले से बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा है। बहुत सारे ममालिक इसमें बड़े आगे हैं, इसकी बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। दुनिया में 300 से ज़ायद बाई प्रोडक्ट्स बन रही हैं और इन बाई प्रोडक्ट्स को अच्छी पैकिंग में जाके बेचा जा रहा है। इसमें हम पीछे क्यों हैं? और फिर हम इसके ये पहलू भी देखेंगे कि इसमें ग़िज़ाइयत कितनी है। हमने देखा कि कुरान पाक में इसका मुतअद्दिद बार ज़िक्र आया, बाकी भी कुरान जो इल्हामी किताबें हैं उनमें खजूर का ज़िक्र है। तो इसमें ग़िज़ाइयत है क्या? और अगर हम खजूर ख़ास तौर पे आगे रमज़ान मुबारक आ रहे हैं इसमें इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है वो किस हद तक पूरी होती है, ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर समीउल्लाह साहब, आप शोबा हार्टिकल्चर ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप शोबा फूड साइंसेज ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और उनके साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं राना मोहम्मद अब्बास साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शोबा हार्टिकल्चर के। महकमा ज़राअत क्या कर रहा है इस हवाले से उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि खजूर आपकी पसंदीदा है या बस ऐसे ही मिल गई तो खा ली, या कुछ लोग बहुत शौक़ रखते हैं खजूर खाने का और कहीं जाते हैं तो ख़ास तौर पे खजूर की शॉपिंग करके आते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर को एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे जाना जाता है और इसका ज़िक्र कुरान पाक में मुतअद्दिद दफ़ा आया है। इस वजह से ये जो है ना एक मुक़द्दस फल भी है और जो है ना ग़िज़ाइयत से भरपूर भी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हरारे कैलोरीज़ पाई जाती हैं। ये हम डॉक्टर शहबाज साहब से पूछेंगे कि इसमें ग़िज़ाइयत कितनी है और क्या है। आपसे मेरा सवाल था कि आपको खजूर कितनी पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है या हल्की फुल्की बस ऐसे गुजारा? नहीं जी, बहुत ज़्यादा खजूर काफ़ी पसंद। मिल्क शेक भी बनाते हैं खजूर का? जी जी। अच्छा, खजूर जो अक़साम है वो 3 किस्म की, वो डोके की सूरत में भी होती है या फिर आधी पकी आधी कच्ची, उसको डंग कहते हैं। जी जी जी। और फिर जो है वो खजूर जिसको पिंड भी हम कहते हैं। तो इसमें से आपको ज़्यादा जायका किस में महसूस होता है? जी, एक्चुअली ये जो तीनों इसकी फार्म है, ये इसकी ना बर्दाश्त के मुख्तलिफ जो है ना मरहले स्टेजेस है। हाँ, वो पहली ज़रा कच्ची हो गई, जी जी, फिर नीम पक्की होगी और फिर मुकम्मल जी पक्की जी होगी। हाँ। इसमें ऐसे होता है कि जब ये फ्रूट सेटिंग हो जाती है, ये जो है ना उस वक्त ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जो ही इसमें शुरू में टैनिन्स होते हैं जो आप ये समझ लें गले को जो पकड़ते हैं, लेकिन जो ये मैच्योर होती जाती है तो पहली स्टेज जो होती है वो खाने के काबू से कहते हैं खलाल। अच्छा, लिटरेचर में खलाल आया लेकिन लोकली उसे डोका स्टेज कहते हैं। हाँ। ठीक है, उसमें इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं वो तकरीबन 80% के करीब होते हैं डोके में। हाँ जी। अच्छा। और उसमें जो है ना वो TSS जिसे शुगर कहते हैं वो बन रही होती है अभी, मकदार कम होती है। हाँ जी, मिकदार मतलब अगर कोई बंदा शुगर का मरीज़ है या मीठे से परहेज़ करता है या अपना वेट के हवाले से कॉन्शियस है तो उसको डोका खाना चाहिए। जी जी, लेकिन वो उस वक्त क्रिस्प होती है। ठीक है, वो भी मज़ा, क्रिस्पी मज़ा देती है। जी जी। अच्छा, आप किस शेप में पसंद करते हैं, डोका डंग या उसमें ना ये वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है। हाँ जी, इसमें ना कई खजूरें ऐसी हैं जो डोके स्टेज पे बड़ी अच्छी होती हैं, मीठी होती हैं, उसमें ज़्यादा का एक डोका है। या हमारे यहाँ इस खिते में शेरशाही डोका बड़ा मशहूर था। शेरशाह की पिंड में वो ज़रा रेड कलर का डोका होता था और बड़ा बड़ा खाया जाता था, अब तो बड़ा कम नज़र आता है। जी जी, ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो माहिर ग़िज़ायात हैं, तो आप खजूर के बारे में हमें कुछ ज़रा इन्फॉर्मेशन दें कि बुखारी खाना किस हद तक मुफीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें इस मौजू पे बात करने का मौका फ़राहम किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो खजूर है इसको हम कहते हैं कि एक बैलेंस्ड डाइट की एक फार्म है। तो इसको मेडिसिनल पर्पस से चाहे हम देख लें, तिब्ब नबवी में भी इसका ज़िक्र है, मुख्तलिफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवायात हैं उनसे भी हमें इसको खाने का मिलता है कि हम इसको अपनी फ़ूड के अंदर ग़िज़ाइयत लेने के लिए इस्तेमाल करें।
ठीक है। तो मैं शुरू करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक रवायत है कि इस्लाम के अंदर पहला जो हार्ट अटैक है वो हज़रत साद बिन नबी वकास को हुआ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी इयादत के लिए गए तो आपने उनको खजूर, अजवा खजूर खाने का मशवरा दिया कि आप इसको खाएं। तो इसके बहुत सारे ग़िज़ाई फ़ायदे हैं। ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की फार्म भी मौजूद है, प्रोटीन्स की फार्म भी मौजूद है, और चिकनाई इसमें ना होने के बराबर है कि 0.4% अगर हम इसमें देखें तो वो फ़ैट की मिकदार है। बाकी इसमें जो सबसे अहम हिस्सा है वो डाइटरी फाइबर्स का है, ठीक है। जिसमें हम कहते हैं कि डाइटरी फाइबर का हमारी ज़िंदगी के अंदर अक्सर जो कोलेस्ट्रॉल हमारी जिस्म में, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी तो है, ज़रूरी है, अगर हाँ बुरा ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, कोलेस्ट्रॉल को हम हमेशा बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी सेक्रीशंस हैं जो ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल से बन रही होती है। लेकिन इसमें कुछ फ्रैक्शन ऐसा आ जाता है जब ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एलडीएल है, वो एक लिमिट से बियॉन्ड जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए नुकसान हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर जो फाइबर्स मौजूद है वो इसको बाइंड करके हमारे जिस्म से वाश आउट करने के लिए काबिल बनाता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर तमाम तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मादनी अज्जा भी हैं और हयातियाती अज्जा भी हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ़ैट और मिनरल्स भी इसके अंदर मौजूद है, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है। अच्छा, मैं ये डॉक्टर साहब हम सुनने में आता है, अब तो खैर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है, रिस्क की फरावानी होती है। किसी ज़माने जो है वो लोगों के पास रिस्क इतना होता ही नहीं था, खाने के लिए अशिया बड़ी कम दस्तियाब होती थी। तो हम ये देखते हैं सुन्नत नबी में भी ये सामने आता है कि जी कई मरतबा जो है वो रोज़ादार, सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रोज़ा जो है वो खजूर से रख लिया और खजूर से खो लिया, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूध का एक गिलास मिल गया। तो आज के दौर में तो ये ऐसे नामुमकिन नज़र आता है, या अगर 2-3 खजूरें खा ले तो एनफ है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना जो खजूर है इसके अंदर शुगर पाई जाती है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, लेकिन उसमें 2 तरह के फ्रैक्शन हैं, एक ग्लूकोज डायरेक्ट है और दूसरा फ्रुक्टोज का कंटेंट इसमें ज़्यादा है। और ये दोनों शुगर्स ऐसी हैं कि जैसे ही हमारे जिस्म में आती हैं तो फौरी डिज़ोल्व होके एनर्जी देना शुरू कर देती हैं। इसलिए ये जब हम रोज़े के वक्त में होते हैं, तो जब रोज़ा अफ्तार करते हैं तो शुगर लेने के बाद, खजूर खाने के बाद हम अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अफ्तार में खाएं, सहरी में ना खाएं। अफ्तार में भी खाएं। खजूर का ना खाने का आप ये ज़हन में रखें कि किसी भी वक्त आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। आप सहरी में भी खाएं, आप सहरी में अगर आपने खाई है जी तो वो फौरी तौर पे जो तवानाई मिलनी थी मिल गई, आपने तो पूरा दिन 12-14 घंटे गुजारने। उसमें जो है कि इसके अंदर ऐसा है कि जो फ्रुक्टोज है ना, उसका जो रिलीज़ और फिर बॉडी के अंदर जो यूटिलाइजेशन है वो एक टाइम के लिए रहती है ग्लूकोज के मुकाबले में। इसलिए हम एनर्जी के लिए इसको सहरी में भी खा सकते हैं, और अफ्तार में तो आपको पता है हमारी सकाफत बनी हुई है, रवायत है, अफ्तारी मुमकिन नहीं होती, मुमकिन ही नहीं है। और उसमें यह है कि जैसे ही हम इसको खाते हैं हमें एनर्जी देना शुरू कर देती है। तो इसलिए एक शख्स अगर हम कहते हैं कि 100 ग्राम लेता है तो उसमें इतनी कैलोरीज मौजूद हैं कि वो उसकी रोज़ाना की रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सकती है। अगर एक शख्स खजूरों पे और दूध पे भी रहता है तो अपनी तवानाई को पूरा कर सकता है, जितनी उसको अपनी एनर्जी की कैलोरीज, जितनी कैलोरीज जिस्म को चाहिए वो अपने दूध से और खजूरों से वो ले सकता है। ठीक है। रान साहब, आपको खजूर कितनी पसंद है? बहुत ज़्यादा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद थी। हाँ, और इंतहाई आसान है कि इसको साथ लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं। और जैसे वो हम कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो चने ले लेते हैं, तो खजूर अगर साथ हो तो उसमें तो बड़ा तवानाई का ज़रिया। और ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन है, जिसमें देहात के बच्चे ख़ास तौर पर अंडर नरिश्ड हैं, ये बड़ा अहम पहलू है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं हम, हमारे यहाँ बच्चे। इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि बारिशों की वजह से ज़ाय हुई है तो महंगी हो गई है ज़रा, वरना तो ये हर आदमी के एक्सेस में थी। तो इसको लिहाजा ये सिर्फ बारिशों का सबब ही है या कुछ और भी लगता है कि भी ये एक उसमें थोड़ा सा ये कि हमें हर जगह पर ना एक माफिया सा इसमें खाने पीने की अशिया में इन्वॉल्व हो देखिए, उसमें इस साल जो है ना वो बारिशें ज़्यादा हुई हैं और उस वक्त हुई हैं जिस वक्त इसका पकने का सीज़न था, उसकी वजह से ये पूरे खित्ते में डैमेज हुई है, जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा है। और फ्रेश खजूर इस साल बहुत कम है, लेकिन लास्ट ईयर का स्टॉक ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि रमज़ान मुबारक में भी इस दफ़ा खजूर का रेट ज़्यादा रहेगा? चांसेस यही हैं, ज़्यादा होगा। अच्छा, चलें इस पर मज़ीद बात करते हैं। ये अभी राना साहब ने जिक्र किया कि एक तो इसका ये पहलू है ना कि जी हमने इसको एक मजहबी सी अकीदत हो जाती है, वाबस्तगी हो जाती है कि खजूर हमने
खानी है जी, ज़रूर खानी है। लेकिन एक पहलू जो इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि हमारे यहाँ जैसे ग़िज़ाइयत की कमी है और मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं सारे लोग, बच्चे ख़ास तौर पे उनमें ग़िज़ाइयत की कमी है, तो इसको हमारे यहाँ खजूर तो सुना है बड़ी वाफिर होती है, तो इसको एक कैंपेन की सूरत में भी हम लॉन्च कर सकते हैं ना जी, ताकि बच्चों को अगर हम और कुछ नहीं दे रहे तो खजूर तो वाफिर खिलाएं ताकि उनकी सेहत अच्छी हो। इसमें ना मैं आपको बुखारी साहब बताऊं कि जैसे सर बता रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन पाकिस्तान के अंदर हर एज ग्रुप्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को ले लें, वहाँ पे मौजूद हैं, प्रेग्नेंट वुमन को ले लें, लैक्टेटिंग मदर्स को ले लें, हर एक एज ग्रुप के अंदर मेल न्यूट्रिशन का हम शिकार हैं। और हमें चाहिए भी ये कि हम जो अपनी लोकल प्रोड्यूस हैं, जिसमें लोकल फ्रूट्स हैं, और ये खजूर अगर हम रैंक करें तो सरे फहरिस्त आ सकती है, कि इसको हम कंज्यूम करवाना शुरू करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें, लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से खजूर का सिर्फ इस्तेमाल जो है वो एक ही सूरत में, टेबल डेट्स की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा मेरे ख्याल है पाकिस्तान में तो कोई बाई प्रोडक्ट है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही उस लिहाज से, सिवाय इसके कि कहीं कहीं वो जो है ना उसे ड्राई काट के डेट्स, उसमें कोई खजूर शजूर लगा के वो पैक कर देते अभी बस। अभी एक सिलसिला कार शुरू हुआ है। आप मीडिया के ऊपर भी देख रहे होंगे, अभी कुछ लोगों ने इसको पंजगोर के नाम से लॉन्च किया है, और पूरी एक प्रोसेसिंग के ज़रिए से इसको जो है ना एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बनाने का सोचा है। अदरवाइज़ तो हमारी सारी खजूर जो है वो फिर ड्राई करके, वो जिसे आम ज़ुबान में छुआरे बोलते हैं, उसी फार्म के अंदर अवेलेबल है। इसको बाई प्रोडक्ट की तरफ लेके जाते हैं या इसकी मार्केटिंग अच्छी कर लेंगे तो फिर ये होगा कि इसके रेट शेट बढ़ जाएंगे, आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अभी जो दस्तयाब है, सुना ये है कि वाफिर फसल है, तो सवाल वही है कि अगर हम इसको कैंपेन के तौर पर लें और जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं जिनका आपने निशानदेही भी की, तो उनको खिलाएं तो हम ग़िज़ाइयत की जो कमी है वो किसी हद तक इसमें पूरी मैं कर आपको सकते हैं। बताता हूँ, मेल न्यूट्रिशन को भी ना हम ना दो तरीके से कहते हैं। एक हम कहते हैं कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होती है, दूसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। अब इसमें अगर हम देखें तो दोनों तरीके से खजूर जो है दोनों मेल न्यूट्रिशन की फार्म्स को कवर करती है। तो हमें मैस मीडिया के ऊपर इसको चलाना चाहिए, जो रिसर्च के अदारे हैं उनको फोकस करना चाहिए, और स्पेशली जो स्कूल डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा लॉन्च करना चाहिए कि जी टीचर्स अपनी क्लासेस में अवेयरनेस दें कि बच्चे जब लंच बॉक्सेस लेकर आएँ तो उसमें ये चीज़ें उनके लंच का जो है वो बुनियादी हिस्सा हो। उसमें बहुत सारी मदर्स जो हैं वो घर में काम कर सकती हैं कि खजूर को पेस्ट की फार्म में लाए, पेस्ट को फिर आगे छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट किया, उसको फ्रीज़र में रखा, वो बच्चों को साथ में दिए। इसी तरीके से जो बच्चों की वाटर पानी की बोतलें हैं उनके अंदर जो है उस पेस्ट को इस्तेमाल करके वो शुगर डेट सिरप की फार्म के अंदर, डेट जूस की फार्म के अंदर बच्चों को दिया जा सकता है। इसका प्रोसेस जो है वो किसी ना किसी सतह पर इस तरह होना चाहिए कि वो उसका जायका बरकरार रहे। अगर माएँ खुद घर में ये कोशिश करेंगी तो शायद बच्चे वो जो रूटीन के खाने पीने से भी जाएंगे, उनसे शायद वो ऐसा मैनेज नहीं हो सकेगा। इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम खजूर पर बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम खजूर की फसल पे बात कर रहे हैं, खजूर की पैदावार पे बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे इस गुफ्तगू का हिस्सा रहें ताकि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब हम ज़रा खजूर की पैदावार की तरफ आते हैं, काफ़ी सारी न्यूट्रिशन पे बात होगी कि इसमें जो खजूर है, हम अक्सर देखते हैं कि खजूर के कोई बड़े बागात नज़र नहीं आते यहाँ, ख़ास तौर पर पंजाब में ना, मुजफ्फरगढ़ में प्लानिंग से कहीं लगे हुए, कुछ जलालपुर पीरवाला में एक जगह पर मकाम पर नज़र आते हैं, और जैसे हम बाकी चीज़ों के बागात देखते हैं ऐसे नज़र नहीं आते। कहीं कहीं ना ऐसे 5-6 खजूरों का एक झुंड सा नज़र आ जाएगा। ये जो 5-6 खजूरें कहीं लगी हुई नज़र आ जाती हैं, ये खुदरो हो जाती हैं या किसी ने मनसूबाबंदी से लगाए हैं, और इसकी बागात की तरफ हम क्यों नहीं आ सके? पहले तो मैं इसकी तो पाकिस्तान में ना जो प्रोडक्शन हो रही है, कोर प्रोडक्शन एरियाज़ के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, बताएं। उसमें पाकिस्तान में 4 क्लस्टर हैं। ठीक है, हर सूबे के अंदर एक क्लस्टर है। पंजाब के अंदर ये मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, मुल्तान इस एरियाज़ में हो रही हैं। ठीक है। DI जो KP के ये जो क्लस्टर है, जी जी, ये बाज़ाब्ता है, बाज़ाब्ता है, ठीक है, बड़े बड़े इस मकसद के लिए निजी शोबे ने इसको किया है या ये फार्मर्स ही जो है फार्मर्स ने अपने तौर पर किया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मौसम उनके लिए जो है ना खजूर की प्रोडक्शन के लिए साजगार बहुत साजगार है। ठीक है, इसके लिए गर्म और खुश्क मौसम चाहिए होता है। ठीक है। तो ये जो इलाके हैं इसमें अब KPK में DI खान है, वहाँ की एक अलीट वैरायटी है डक्की।
ठीक है। उसका छुहारा बनाया जाता है और बहुत उसकी लेंथ मेच्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा होती है और छुहारा उसमें पसंद किया जाता है उसका। ठीक है। ये KPK में क्लस्टर DI खान हो गया। उसके बाद सिंध के अंदर खैरपुर सखर है, ठीक ये ड्राई डेट प्रोडक्शन में जो है ना पूरी दुनिया में माने जाते हैं। ड्राई डेट छुहारा जिसे कहते हैं, ये जो छुआरा, ठीक है। जी जी। एक ये डेट भी जो है ना वो जो अमूमन रेडियो पे बिकती है। ड्राई डेट में भी 2 किस्में हैं। उसमें यह है कि जो खलाल स्टेज होती है ना उसमें इसके 2 फेट हैं। एक इसको छुहारे की सूरत में कर दें या इसको आप आधी कच्ची आधी पक्की ड्राई डेट की सूरत में जो ले आएँ। तो ज़्यादातर चूँकि वो छुहारा ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया, जो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, लेकिन फरवरी 2019 के बाद ये इंडिया में बैन लग गया। इस वजह से हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना ख़ास तौर पर सिंध के छुहारे थे ना वो जाते थे। दुनिया का पूरा 30% ड्राई डेट्स का जो इम्पोर्टर वो इंडिया है। इंडिया था, अच्छा। हाँ जी, और 99% वो सिंध से छुहारा जाता है ड्राई डेट्स। अच्छा, बड़ा नुकसान हुआ। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बलूचिस्तान में भी मकरान में और ये जैसे पंजगुर का जिक्र कर रहे हैं, तुर्बत, पंजगुर, मकरान, ये बहुत ज़्यादा वहाँ खजूर होती है। बल्कि हमने तो ये सुना है कि वहाँ की जो खजूर है वो तो वहीं रह जाती है, मार्केट ही नहीं हो पाती, बल्कि खजूर का एक बड़ा हिस्सा ज़ाय हो जाता है वहाँ पर। अच्छा, वो सवाल वहीं रह गया कि ये जो 4-5 पौधे होते हैं ये खुदरो भी है, आज खुद भी निकल आता है कि गुठलियाँ शुठलियाँ पड़ी हुई निकल आए? एक्चुअली एक जब खजूर का जो दरख्त है इसमें ना नर और मादा अलग-अलग होते हैं। ठीक है। पौधे जो हैं तो जो मादा खजूर होती है फ्रूट वही देती है, फ्रूट वही देती है और साथ साथ वो बच्चे भी निकालती है, जिसे सकर्स कहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो खुदरो वाला मैंने आपसे सवाल किया, ऐसा मुमकिन है कि भी आज खुद ही निकल आई हूँ मैं? वैसे राणा साहब क्यों जी, राणा साहब से भी ये जो हमारे इलाका जो पाकिस्तान या बरसगीर है ना, इसमें जो खजूर इंट्रोड्यूस है ये मोहम्मद बिन कासिम के हिस्ट्री में लिंक है और इससे 3 से 4 हज़ार साल पहले भी यहाँ मौजूद थी। ठीक है। तो जैसे जैसे वो काफिले, मोहम्मद बिन कासिम से लिंक तो ऐसे ही हो गया। अगर बस वो हुआ ये ना कि जिस वक्त वो अरब से वो कबाइल आए हैं यहाँ अपने पर, साथ खाने पीने तो के लिए लेके आए हुए, जो जाए जो यहाँ छोड़ के डालते चले गए। इसका एक प्रॉब्लम है कि ये जो ना खजूर में नर और मादा अलग-अलग पौधे होते हैं जिसको हमें बार-बार कराना पड़ता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो हमें सिलेक्शन कोई नहीं हमारे पास, हम चॉइस नहीं रखते कि पता ही नहीं लगता कि तो इसमें जो खुदरो भी खुद सेल्फ पॉलिनेटेड तो है नहीं है। जब वो क्रॉस पॉलिनेटेड बाय ईयर हो जाती है तो उसमें जो नए पौधे निकलते हैं ना वो जनरेशन ऐसी होती है कि हर पौधा अपनी शनाख्त अपने खुद किए हुए है। हमें क्वालिटी पे जाना पड़ेगा। क्वालिटी पे जाने के लिए हमें जो है सिलेक्शन करनी पड़ेगी वैरायटियों की। वो सिलेक्शन जो इस सूरत में मुमकिन है ना कि हम मनसूबाबंदी के तहत जो है इनकी तो हमें आना पड़ेगा ना। अभी तक तो मुझे खजूर के मामले में कोई बड़ी मनसूबाबंदी नजर नहीं आई। हम 5वें नंबर पे है प्रोडक्शन में। लेकिन हम जब उसकी वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो वो है नहीं। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ 5वें नंबर में अपना मिल्क प्रोडक्शन में खाना पीने के लिए दूध किसी को दस्तयाब नहीं है। वो ज़ाय हो जाती है ना। जिस चीज़ को आप उठाएंगे 5वें 6ठे 7वें 8वें नंबर पे मौजूद है, लेकिन जैसे इस साल बारिशें हुई हैं तो हम अपना मोर देन 80% ज़ाय कर बैठे। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करनी पड़ेंगी कि इनको किस तरीके से हम प्रिजर्व करें, तब उस पर आगे जाएंगे। और उसमें हमें ख़ास तौर पे वो वैरायटी जिनकी मांग ज़्यादा है उनको हमें सिलेक्शन में लेके आना चाहिए। एक खुद रो पौधा जो अपनी शनाख्त ही नहीं रखता तो हम अच्छा वो बड़ा हो गया पता लगता है कि जी अब तो ये फल दे ही नहीं रहा। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि जी एक ही जगह पे 4-4 5-5 पौधे खड़े हैं, वहाँ क्वालिटी फ्रूट की बात तो हो ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि जब एक अमूमन खजूर के पौधे ऐसे ही नजर आते हैं, ऐसे होते हैं इसलिए होते हैं ना 5-6 10 वो इसलिए होते हैं ना कि एक खजूर का जो नया पौधा होता है ना वो अपने 12-13 साल तक की उम्र तक के लिए 15 से 20 और बाज़ का 30 तक अपने सक्कर्स पैदा करता है। वो सक्कर्स हमें रिमूव करने चाहिए, हम करते नहीं हैं। वो फिर उसी जगह पे कोई खजूरें गिरी नए उग गए वो उसी सीड से वो इस तरीके से वो फिर क्वालिटी नहीं बन सकती। क्वालिटी के लिए हमें उसको बाकायदा सिलेक्शन में लेके आना पड़ेगा, एक पौधा एक जगह पे हो और उसकी हमें आर्टिफिशियली हमें पॉलिनेशन करवानी पड़ेगी। और इसके नर में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सलाहियत रखी है कि इसके नर जो आम तौर पर ना वो 1 महीना पहले निकल आता है। फीमेल फ्लावर के अमर्ज होने से पहले वो जो नर फ्लावर निकलता है उसमें अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी कि हम बड़े माइनर से टेक टूल्स के साथ और हमारे देहाती कल्चर में लोग बहुत आसानी से इसको मैनेज करते हैं। 8 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर रख के हम इसको 1 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा 1 साल देखें कितना बड़ा टाइम है। तो इसको हमें इस चीज़ों को एक तो एजुकेट करना फार्मर्स को, ताकि वो इसको प्रॉपर आपने करना है ना।
ये बताएं कि कोई आपके महकमे में ये तरजीहात में शामिल भी है खजूर कहीं कि भाई खजूर के बागात बढ़ाए जाएं, इसकी प्रोडक्शन में इजाफा किया जाए, लोगों को इस तरफ माइल किया जाए कि वो मैं खजूर इस की बारे तरफ में आएं? हम लोगों को ये शऊर दे रहे हैं कि इसकी प्रोसेसिंग में आई। ठीक है, ढक्की जो किस्म है इसका इस वक्त रेट जो अच्छी खजूर है उसका छुआरा है उसका 24,000 25,000 रुपये 6 महीने पहले था, और इस वक्त शायद उससे भी बढ़ चुका है कि मैं पहला रेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ढक्की का अगर आप 1 एकड़ में 100 पौधे लगाएं तो आप 25 से 30 लाख रुपए नॉर्मल हालात में उससे रन कर सकते हैं। ये 5 से 7 साल के 8वें साल में जाके प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब अगर आपके 5 एकड़ हैं तो इसके लिए आपके पास एक सोलर ड्रायर आज 15 से 20 लाख रुपए में वो मैनेज हो जाता है। अगर वो हम वहाँ मैनेज कर लें और उसको प्रॉपरली प्रोसेसिंग कर लें तो आपके पास देखें ना इतना प्रॉफिट तो मैं नहीं समझता कि कोई और फसल दे रही हो कि 25-30 लाख रुपए। और इसकी एक और वैरायटी है जो मेडजूल के नाम से जानी जाती है, जो हमारे यहाँ भी बहुत कम है, और उसमें तो मैं कुछ माहिरीन का क्लेम है कि 1 करोड़ रुपए भी आप एकड़ से निकाल सकते हैं। एकड़ से जितना प्रॉफिट आप खजूर से ले सकते हैं इसकी वैल्यू एडिशन के साथ, और कोई फसल आपको इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ये राणा साहब, हम वैल्यू एडिशन भी है, इसकी प्रेजेंटेशन भी है। आप देखें ना कि यही हम अक्सर जो बाहर सफ़र करते हैं लोग, वो देखें दुबई के एयरपोर्ट पर वही 1 किलो खजूर अच्छी पैकिंग में पड़ी होती है और वो मर्जी के पैसे वसूल कर रहे होते हैं। वही खजूर हमारे यहाँ 100 रुपये किलो को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का मामला है। कहने को तो नाम तो दोनों का एक ही है, खजूर है, लेकिन उसकी क्वालिटी में और हमारी क्वालिटी में बहुत क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं ना, हम इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये वो पौधा है जो डेजर्ट में भी हो सकता है। इसके बारे में तो मशहूर है। हमारे यहाँ डेजर्ट बहुत ज़्यादा है, गर्मी होती है, ये दोनों चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। ये तो खजूर जो है ना, इसके बारे में तो मशहूर है कि ये अगर धूप में ऊपर इसका सर है तो और 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव कर सकता है। कोई और फसल शायद ना सर्वाइव कर सके इस पर। बिल्कुल ठीक है। तो और कम से कम पानी, अगर आप चंद साल इसके निकाल दें तो उसके बाद अगर पानी नहीं कम भी है मिलता तो फिर भी ये पौधा मरेगा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बुखारी साहब, थोड़ा सा मैं सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर हमारे पास इस वक्त ड्राइंग की फैसिलिटी मौजूद है, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने किसान भाइयों को ये पैगाम भी पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहती हैं कि खजूर से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं तो आप आएँ हमारे पास ड्रायर मौजूद हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे हम खजूर को ड्राई कर सकते हैं और खजूर के अंदर हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, नहीं आप सिर्फ उसको दिखाएंगे या दिखाएंगे नहीं, हमारे पास करके पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है। मैं खजूर का काश्तकार हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि जी मेरे पास तो ड्राइंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मेरी जो प्रोडक्शन है उसको आप ड्राई कर दें तो आपको मैं पेमेंट बिल्कुल हम करके देने के लिए तैयार हैं। ड्रायर इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। आप टनों के हिसाब से भी अगर अपनी प्रोड्यूस लेकर आएंगे तो हमारे पास कैपेसिटी है कि हम उसको ड्राई करके आपको दे सकते हैं। तो इसकी कोई एस्टिमेशन, कोई कॉस्ट भी आप बता सकते हैं कि इतना खर्चा हो जाएगा एक टन? इसमें हमारा जो है वो जो ड्रायर इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो 800 kg एक वक्त के अंदर वो ड्राई करता है। अच्छा, वो तो चलता किससे? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से? हमारे पास इस वक्त वो LPG गैस के ऊपर है। LPG गैस, लेकिन हम उसको सोलर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। हाँ, असल मामला ये है, हमारे पास उससे छोटी कैपेसिटी का है जो 100 kg का है, वो इस वक्त सोलर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, उसमें भी हम टेक्नोलॉजी किसानों तक ये पहुंचा 100 सकते हैं। kg का एक सोलर वाला ड्रायर जो है, इस पे ये आपका खुद बनाया हुआ है? ये हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसको खुद कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अंदाजन कितनी कास्ट आती है? इसकी कॉस्ट जो है वो 4 से 5 लाख रुपए इसकी कास्ट है, जिसके अंदर ये पूरा ये तो मेरे ख्याल एक सीजन में ही आप पैसे निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जैसे आपने बात की ना कि दुबई के एयरपोर्ट्स पे आप देखें वो 2 चीज़ें हैं, एक आपकी वैल्यू एडिशन है, दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को, किसी भी फ्रूट की आप बात कर लें, तवज्जो नहीं हम देते हैं। इसलिए हमारा फ्रूट आप जाएं बाज़ार के अंदर और एक सीज़न के अंदर आपको बेतहाशा फ्रूट्स की इकसाम नज़र आएंगी, लेकिन जब हम प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं तो वो कंसनट्रेट हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। ये फेलियर है हमारे पॉलिसी मेकर्स का, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का, और कहीं ना कहीं पे हम अपने आप को भी समझते हैं। एक पहलू ये है कि जैसे अभी डॉक्टर समीरा साहब ने भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ खजूर को ड्राई किया जाता है, आप भी जिक्र कर रहे हैं। छुआरा जो हम बनाते हैं, छुआरे में हमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। जैसे अभी चलो इंडिया का रास्ता बंद हो गया, खुल जाएगा, और भी बहुत सारे मुल्कों में छुआरे की बड़ी डिमांड है, और हमारे यहाँ अपने भी छुआरे की बड़ी डिमांड है। छुआरे का टेस्ट भी जो है बड़ा पसंद किया जाता है। ये बताइएगा कि छुआरे से, छुआरा बेसिकली उसको पकाया जाता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में फ़र्क आ जाता है पकने से?
नहीं, आप मेरे को मैं बताता हूँ, ये ना असल में न्यूट्रिशन को प्रिजर्व करने के ना कुछ तरीकाकार हैं। उसमें से एक तरीका डिहाइड्रेशन का, इसको हम प्रिजर्व करने के लिए बॉयल किया जाता है, हमने इसको बॉयल करते हैं ताकि इसके अंदर ग़िज़ाइयत वही रहेगी, ग़िज़ाइयत उसकी वही या रहेगी, उसमें कमी आ जाएगी? ग़िज़ाइयत आप ये कह सकते हैं कि टेक्निकल टर्म्स में अगर बताऊं, कंसंट्रेशन के लिहाज से ग़िज़ाइयत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें से जो मॉइस्चर इसका 70-80% तक जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं हम 10 to 12% तक, 15% तक, ताकि वो लंबे अरसे तक जो है ना वो, मतलब आप छुआरा भी खाते हैं तो उसमें ग़िज़ाइयत जो है उसमें भी ग़िज़ाइयत मौजूद है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका पहलू ये भी है कि खजूर पेरिशेबल भी है ना, ज़ाहिर है अगर आप वैसे ही आपने खजूर रखी हुई है तो उसको मुनासिब टेम्परेचर में नहीं रखा तो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। छुआरे की लाइफ कितनी है? ये जो हम कहते हैं ना 10 to 15% तक अगर रेशियो, तो ये तो 2 साल 3 साल तक भी आप छुआरे को रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ मॉइस्चर आपने जो है ना वो उसको मेंटेन करना है कि वो इंक्रीज और उसको क्योंकि जब अगर ओपन एयर में रख लें, कोई हर्ज नहीं। ओपन एयर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर आप जितना ओपन एयर में रखेंगे तो वो लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि जब एयर के अंदर जो नमी होगी वो उसमें जज़ब होगी, तो फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ बीमारियाँ लगने का चांसेस हैं, जैसे फंगस का आ जाती है। इस तरीके मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम खजूर पर बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खजूर की जो काश्त है वो कैसे मैनेज हो सकती है? एक आम फार्मर है, वो ये चाहता है कि जैसे अभी राना साहब ने इतना इंसेंटिव दे दिया कि जी जितना प्रॉफिट इसमें है वो किसी चीज़ में नहीं है। जो हमारे काश्तकार भाई देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको यकीनन ये शौक़ होगा कि भी वो खजूर की काश्त की तरफ आएँ। एक आदमी अगर काश्त करना चाहता है तो उसको आप ज़रा थोड़ा सा सजेस्ट करें कि वो कहाँ से शुरू करे, कितने एरिए पर काश्त शुरू करे, और फिर क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिनको वो पूरा करे, और फिर कितने अरसे तक वो जो मेहनत करेगा, काश्त करेगा, वहाँ से फल मिलना शुरू हो जाएगा? इसमें जो सबसे पहला मरला है वो पौधों के हसूल का है। तो इसमें जो इसकी कमर्शियल प्रोपगेशन होती है वो इसके ज़ेर बच्चों जिसे शक्कर कहते हैं उससे होता है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी शक्कर्स। ठीक है। उसके लिए वो उस बच्चे का वज़न, उसकी उम्र, एक नया फार्मर कितने रकबे से काम शुरू करे, सूटेबल क्या होगा? ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप 5 एकड़ में कर रहे हैं या 1 एकड़ में लगाना चाह रहे हैं तो उसमें मल्टीपल आप ब्लॉक्स लगाएं वैरायटीज़ के, ठीक है ना। तो एक ही वैरायटी ना लगाएं, एक ही वैरायटी ना लगाएं, ठीक है। तो उसमें पंजाब में 2-3 वैरायटियाँ हैं जो कि सक्सेसफुल हैं। उसमें ज़ैदी खदरवी है, करबलाइन है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पर कमर्शली जो है ना ये हो रही है, ठीक है। 5 एकड़ से आप शुरू करें जी। और फिर इसको बढ़ाते जाएं अगर ज़रूरत है। ये इसकी काश्त जो है दीगर फलदार पौधों के साथ करें या सिर्फ खजूर का बाग लगाएं? नहीं, मखलूत काश्त इसमें जो है ना, जिसे मखलूत काश्त कहते हैं, वो रिकमेंड नहीं की जाती। लेकिन क्योंकि इसने एक दफ़ा ट्रांसप्लांटिंग के बाद 5 साल की उम्र में फल उठाना होता है, तो उस दौरान जो है ना इसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन वो क्रॉप्स होनी चाहिए जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट इससे कंसाइड ना करे। उसमें दालें हैं, अच्छा, वो जो है ना कम से कम उनको, ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा मुश्किल काम है, साइंस है, इसको समझने के लिए जो है वो काश्तकार के पास तो कैपेसिटी नहीं है जी कि वो इंटरक्रॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई फिर यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करें। क्यों राणा साहब, आपके महकमा आसान है, आसान काम? जिस वक्त हम इसको फल उतारते हैं खजूर का, तो उसके साथ ही हम इसके पत्ते भी जो है ना उनको भी हम निकाल देते हैं काफ़ी सारे ना, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे काफ़ी स्पेस मिल जाती है। अगर 20 फुट पे पौधा है तो हमें वो सारी 20 फुट स्पेस मिल जाती है नीचे। उसमें हम ख़ास तौर पे ड्वार्फ वैरायटीज़ है, जैसे सिट्रस है, वो लगा सकते हैं। लीमू खास तौर पे कामयाब हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और वो पानी भी कम लेता है लीमू जो है। तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और मिनिमम जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि एक सन ड्रायर खजूरों के लिए हो, सन ड्रायर के साथ सोलर अगर फैसिलिटी है तो उसमें बहुत अच्छा है। या जो भी आप अरेंज करें, 5 एकड़ से शुरू करें, यकीन जाने आप अगले 10 साल में शायद इसको कई मुरब्बों तक एक्सटेंड कर लेंगे, इतना प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा राणा साहब, इस प्रोग्राम में मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ उसमें माहिरीन इतना प्रॉफिट बताते हैं कि समझ नहीं आती कि भाई ये काश्तकार गरीब क्यों रह गया है, पीछे क्यों रह गया है।
उसकी वजह बेसिकली ये है कि उनके पास पहले नो होनी था, फैसिलिटी नहीं थी ड्राइंग की, और ड्राइंग के बगैर हम इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये कई साल तक, यानी कि 1 साल से ज़्यादा तक रखा जा सकता है, इसको स्टोर किया जा सकता है। और स्टोरेज के लिए कोई ख़ास टेम्परेचर या कोई रिक्वायरमेंट भी ऐसी नहीं है, सिर्फ इसको अच्छे तरीके से पैकिंग कर लें। इसका सबसे बड़ा पेस्ट जो है ना, वो इसका एक कीड़ा है जो इसको डैमेज करता है। अगर आपने इसको लूज़ रखा, गट्टू में, बोरियों में रखा, तो वो इसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है। तो उससे अब अवॉइड करने के लिए इसकी पैकिंग अच्छी कर लें और उसको प्रॉपर ड्राई कर लें। एक दफ़ा ट्रेनिंग की बात है तो फिर बहुत कामयाबी। अगर आप मुजफ्फरगढ़ की तरफ चले जाएं तो थल एरिया में आपको जगह जगह पे लोगों ने अब इसको प्लांट किया हुआ है, और अगले आने वाले सालों में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ये काफ़ी पैदावार अच्छा ये जो आम रेडियो पर हमें बिकती नजर आती है, खासतौर पर रमज़ान में भी वही खजूर, नरम वाली नहीं, जो हल्की सख्त वाली खजूर, ये हमारी एक वैरायटी है, असील वैरायटी है। ज़्यादातर ये हमारी जो खैरपुर के एरिया में जो है ना, वहाँ से प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ दुकानदार तो कई खजूरों को ईरानी कह के बेच रहे होते हैं, जी बाहर से आई है जी। हाँ, वो कुछ ऐसी ब्रांड आई हुई है जो ईरान से, जो खासतौर पे इस साल हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग की फैसिलिटी भी नहीं थी और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम उसमें पीरियड में जहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही थी उसको किसी तरीके से प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है। तो हमें चाहिए कि एक सिंपल टेक्निक है कि इसको जिस वक्त बारिशें आए तो उसके लिए कुछ अर्सा पहले, आज से 10 साल पहले एक इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन उसके साथ ही वो मार्केट से फिर गायब हो गया, कि एक बैग होता था जिसमें अंदर मॉइस्चर भी इकट्ठा नहीं होता था, लेकिन वो मॉइस्चर को अंदर जाने भी नहीं देता था। अच्छा। वो हम बारिशों के सीज़न में उसके ऊपर चढ़ा देते थे, गुच्छे के ऊपर। उससे ये होता था कि अंदर का मॉइस्चर भी बाहर निकलता रहता था, लेकिन मजीद उसके अंदर जाता भी नहीं था। तो उससे वो हमें सपोर्ट मिलती थी। लेकिन उस पर आम बैग था, प्लास्टिक बैग था, आम बैग, वो एक स्पेशल कपड़े का बना हुआ था, बाहर से अमेरिका से वो कंपनी ने इंपोर्ट करके इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ उसकी वजह ये है कि उस पर काम नहीं हुआ आगे। तो ये वैसे राणा साहब, ये जिम्मेदारी तो महकमे की है ना, काम करने की। हाँ, ये देखें, जब ये चीज़ें लानी होती हैं तो इसके लिए प्रोजेक्ट कोई अगर हो जाए और उस एरिया पे काम किया जाए 2 से 4 साल, तो आसानी होती है, कुछ मुश्किल नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये बाई प्रोडक्ट आपने जिक्र भी किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने अपने काश्तकार को आगे लेके जाना है, मुनाफा ज़्यादा कमाना है और दुनिया में इसको एक्सपोर्ट भी करना है, तो हम लामाला हम वैल्यू एडिशन और बाई प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, अपने लोग भी खुशहाल होंगे। तो यूनिवर्सिटी ने कोई इस पे काम किया है इसकी बाई प्रोडक्ट के हवाले से? क्योंकि हमें, हालांकि दुनिया में बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं खजूर की, हमारे यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं आपको बताऊँ बुखारी साहब, जैसे आपने बात की ना कि किसान को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो दरमियान में प्रोसेसर है ना, असल बेनिफिट किसी भी क्रॉप का वो ले जाता है। तो इसमें अगर किसान जो छोटे हैं वो आपस में मिलके किसी कारपोरेट सेक्टर में आएँ, कारपोरेशन अपनी बना के तो अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे लगाएं, तो किसान इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो कमा सकता है। आप खुद भी बाई प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं? अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ना, हमने एक प्रोजेक्ट किया कि जिसमें जो डेट पीट्स होती हैं, यानी कि इसके जो गुठलियाँ हैं, उनसे हमने कॉफ़ी का एक अल्टरनेटिव तैयार किया। अच्छा। इसमें हमारे एक स्टूडेंट ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट का थीसिस इस पे कंप्लीट किया कि उसने इसको कन्वर्ट किया कि ये कॉफ़ी का अल्टरनेट हो सके, और इसमें हमें बड़े खातर खा नताइज मिले कि जिसमें से टेस्ट भी, और लोगों ने इसको कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सेप्ट किया। वो काफ़ी भी हमने खुद भी ट्राई किया। हमारे जो लोग सेंसरी वैल्यूएशन का जो पैनल है, उसके रंग से शक्ल तो वो निकल आई होगी कॉफ़ी वाली। कॉफ़ी का जो असल में जब उसको रोस्ट किया जाता है ना, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो उसमें वो बिल्कुल टेस्ट भी, वो आप कह लें कि एक सिनर्जिस्टिक टाइप का टेस्ट भी कॉफ़ी के साथ वो देता है। एक तो डेट पिट्स की ये बात होगी, दूसरा ये कि इसको हम कर सकते हैं डेट बार्स की सूरत में। जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए, जैसे वो चॉकलेट्स खाते हैं, या वो चॉकलेट बार्स की सूरत में या डेट बार की सूरत में, साथ में इसको अगर हम पल्सेस की एडिशन कर दें, जैसे चने की आपने बात की, तो उसके साथ इसको जोड़ के इन बार्स को बनाया जाए तो बच्चों के लिए एक बड़ा पोटेंशियल है। हमारी जो लेबॉर्ट्री है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट हमारा डेट बार के ऊपर चल रहा है, जिसमें हमने ये किया था कि जो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है उनको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो उसमें हमने फिर मुख्तलिफ दालों के अंदर से प्रोटीन के आइसोलेट्स लिए, उनको फिर डेट्स के साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद हमने डेट के बॉल्स, डेट की बार्स और इस तरीके की चीज़ें बनाई ताकि हम बच्चों के अंदर इस चीज़ को आपने अल्टरनेट बनाया। हाँ जी, इस प्रोजेक्ट पे काम करके ऐसा लगता है कि आपने यूनिवर्सिटी में ही रख लिया।
उसको असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स के थीसिस होते हैं जिनको हम कमर्शलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपना आइडिया जो है वो इंडस्ट्री के सामने रखा और हमारा और ही किस पे ऊपर काम करता है, और जो ही हमें कोई पार्टनर मिलता है इंडस्ट्री के अंदर से तो हम उसको फिर आगे कमर्शियल लेवल के ऊपर ले जाते हैं। तो हमने इंडस्ट्री के साथ भी अपना ये आइडिया शेयर किया कि भाई इससे हम एक नया जो है प्रोडक्ट हम अपना लॉन्च कर सकते हैं, और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के हम इसके ऊपर मज़ीद तहकीक के बाद जो है वो हम इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा थोड़ा सा खजूर की मौजूदा फसल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी काश्तकारों के लिए रहनुमाई चाहिए उन्हें कि इस वक्त फसल किस कैफियत में है, उसको पानी और इसमें खाद की कितनी अफादियत है और पानी की कितनी अफादियत है, और इसकी देखभाल इस मरले पर कैसी की जाए जिससे हम अच्छा फ्रूट हासिल कर सकें। तो इस वक्त जो खजूर है वो अपने फ्लावर बड्स निकाल रही है, तो जिसे जो है ना हम कहते हैं सीपी, क्योंकि ये क्लस्टर की सूरत में होती है। तो नर की सीपियाँ जो है ना ऑलरेडी पहले निकल आती हैं, तो इसको अब पोलिनेशन की ज़रूरत होती है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाई जाती है। तो अगर वो इफेक्टिवली आजकल जो है ना ये है कि आप उसकी पोलिनेशन करवाएं। ठीक है। तो अगर इफेक्टिव जितनी पोलिनेशन होगी उतनी उसका जो फ्रूट सेट है वो ज़्यादा होगा, उसकी पैदावार जो है ना उससे बढ़ती है। तो ये पोलिनेशन आज खुद नहीं हो जाएगी, आपने इसको मैनेज करना है? नहीं, ये खुद करवानी पड़ती है, ये आर्टिफिशियली जो है वो करवानी पड़ती है। नर के पोलन इकट्ठे करके उसके दो तरीके हैं, या तो हैंड पोलिनेशन करवाई जाए या किसी मैकेनिकल जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसके ज़रिए से करवाई जाए। ठीक है। तो ये कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर इसको हम इग्नोर कर दें, खजूर बनाती है लेकिन वो जो स्प्लिट हो जाती है वो फ्रूट बनता ही नहीं है उसके बाद। तो अगर इसमें जो हम इग्नोरेंस शो करेंगे तो इससे हमारी पैदावार में कमी होगी। ठीक है राना साहब, ये खजूर का पौधा आपने लगा लिया, लेकिन खजूर का फ्रूट उतारना बड़ा मुश्किल काम है, और ये शायद इस तरफ काश्तकार का राग़िब ना होना उसका एक सबब ये भी है कि खजूर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है उसको उतारना, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल पौधे के ऊपर चढ़ना, उसमें कांटों का भी खतरा होता है कि उसके पत्ते चुभ जाएं कहेंगे, तो उसमें हमारे पास ना होने की वजह से ना कोई ऐसी फैसिलिटी जो हमें वहाँ तक आसानी से एक्सेस हो सके, तो ये मसाइल हैं। लेकिन भाइयों, जिम्मेदार भाइयों के लिए जो खजूर के बहुत शौकीन हैं या ग्रोअर हैं, उनके लिए मैं एक एडवाइस ज़रूर करूँगा कि जिस वक्त ये उतारते हैं ना फ्रूट, अगर जुलाई अगस्त में, उस वक्त वो फ्रूट उतारने के साथ साथ ना खजूरों के ऊपर से 75 से 80% और बाज़ जगह पे मैंने देखा 90% तक पत्ते काट देते हैं। उसका इम्पैक्ट ये आता है कि अगले साल वो खजूर का दरख्त जो है ना वो अच्छी बेरिंग नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि एक पत्ते से अंदाज़ा है कि आधा किलो खजूर को फीड किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, वो इतनी ताकत होती है उस पत्ते में। तो जहाँ तक वो काटें उसको गुच्छे को, उसके नीचे वाले पत्ते तो काट सकते हैं जो वो नीचे डैमेज हो रहे हैं, लेकिन ग्रीन पत्ते जो है ना उनको हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये है कि इस वक्त जो टाइम वो बड़ा क्रिटिकल टाइम है खजूर के हवाले से कि नर सिपियाँ तकरीबन निकल चुकी हैं पहले से, और फीमेल सिपियाँ जो निकलने वाली हैं। अब नर सिपी जिस वक्त खुलने के करीब हो, उसका मतलब है उसमें पोलन मैच्योर हो गया है। उसको हम उतार के अलहदा से साए में ठंडी जगह पे रख लें, 8 डिग्री टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर पे इस पे यहाँ अगर उसको रख लें तो उसका पोलन सर्वाइव करता है। तो उसके लिए अगर हम कोई अच्छा मर्तबान जिस स्टेरलाइज हो अंदर से, यानी कि उसमें जरासीम ना हो, खुश्क हो, उसमें भी रख के उसको एक सायेदार जगह पे रख दें तो उससे भी है। मैं देहात में एक फार्मर को देखा, बड़ा आम सा फार्मर था, दरिया के किनारे पे वो रहता था। मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार ये इतनी खजूर आपके एक पौधे से, वो तकरीबन 5 मन से ज़्यादा खजूर थी उस पौधे पे, तो वो कैसे मुमकिन हुआ? कि कहता मेरे पास बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। क्या? मैंने कि वो क्या है? उसको कहते थे कि मैं सीपी उतार लेता हूँ, घर के अंदर मेरे पास फ्रिज भी नहीं है, तो मैं एक साए वाली जगह पे अलमारी में वो रखी हुई है, हवादार थोड़ी सी जगह है वो, तो उस पर वो सिपियाँ अखबार के ऊपर रख देता हूँ, और अखबार के ऊपर जो डेली मैं उसको कैसे थोड़ा सा उसको छनका और उसके थोड़ा सा वो फोल्ड किया, उसके नीचे से फूंक मारी तो वो सारी पॉलिनेट हो जाती है। वो इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी से वो कर रहा था। खुद कोशिश की जाए तो बहुत सारे रास्ते। देखिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मजीद बात करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने खजूर की फसल पे बात की, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। अभी आपको राना साहब ने बताया कि 1 करोड़ रुपया भी आप एकड़ से कमा सकते हैं अगर आप इसको बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी के तहत काश्त करें। तो बड़ी रास्ते हैं पैसा कमाने के भी, अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए। आप कोशिश करें, और कहीं भी ज़रूरत है तो माहिरीन से मशवरे लें, राय लेकर अपनी फसलों को बेहतर बनाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।